हल्द्वानी से जहां मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। एसएस संधू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तो मौसम खराब होने की वजह से गोलापार हेलोड्रम में चॉपर को उतारा गया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अपने 1 दिवसीय दौरे पर नैनीताल जा रहे थे मुख्य सचिव। तो कार से नैनीताल को रवाना हुए मुख्य सचिव एसएस संधू, इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से गोलापार हेलोड्रम पर उनके चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नैनीताल जा रहे थे मुख्य सचिव एसएस संधू, अब गाड़ी से रवाना हुए। तो हल्द्वानी में मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एसएस संधू के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो मौसम खराब होने की वजह से गोलापार हेलोड्रम पर लैंडिंग हुई। वहीं हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पेड़ टूटकर एम्बुलेंस के ऊपर गिर गया, जिस वजह से एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही बाइकों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस भारी भरकम पेड़ के चपेट में कोई मरीज नहीं आया, वरना नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। तो तस्वीरें सुशीला तिवारी अस्पताल की हैं, जहां खराब मौसम के चलते एक भारी भरकम पेड़ अचानक गिर गया। ये पेड़ नीचे खड़ी एम्बुलेंस पर गिरा, जिससे एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ बाइकों को भी नुकसान हुआ। और अब बात सीएम के दौरे की, तो रुद्रपुर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर के नंगला पहुंचे और इस दौरान सीएम का काफिला शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचा, जहां पर सीएम ने स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला के लोगों के घरों पर जो आपत्तियां थीं, सरकार उनका समाधान निकालेगी। सीएम धामी का किस पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ, उसकी तस्वीर, वहीं उनके काफिले की तस्वीर। अभी जिस मुझे बताया गया कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज में शहीद देव बहादुर थापा ने वहाँ शिक्षा अर्जन का काम किया है, तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज का नाम शहीद देव बहादुर सिंह थापा के नाम से होगा। तो मैंने उनसे सुखबीर सिंह संधू जी से कहा है कि इस मामले का निस्तारण करें, और जो ये माननीय न्यायालय का जो मामला है, हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करेंगे। और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने जिलाधिकारी जी और हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों को मैंने कहा है कि इसमें रास्ता निकालें, जिससे कि हमारे नगला वालों की परेशानियों का समाधान हो, उसका हल निकले। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी ने सीएम धामी को सरोपा भेंट किया। तो नानक मत्ता गुरुद्वारा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका। ग्रंथियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सरोपा भेंट किया। वहीं कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से हरीश रावत को 2022 में सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग उठ रही है। पहले विधायक हरीश धामी और अब राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का कहना है कि हरीश रावत ही कांग्रेस की तरफ से 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि प्रीतम सिंह साफ कह चुके हैं कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिम्मेदारी किसको क्या मिली है, वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। हम सामूहिक नेतृत्व में भी चुनाव लड़े हैं और हम चेहरे पर भी चुनाव लड़े हैं। उसके परिणाम हमारे सामने। कैंपेन कमेटी का चेहरा किस लिए बनाया जाता है किसी को, कि जनता के सामने एक बड़ा नाम गया है, बड़ा ये चेहरा है कि इस चेहरे को कांग्रेस उत्तराखंड की जनता देखे। कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व ने, मैं समझता हूँ कि जो कैंपेन कमेटी का चेहरा बनाया गया है
निश्चित रूप से कल जब जिम्मेदारी देने की बात होगी तो उन्हीं को होगी। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन निश्चित रूप में आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैंपेन कमेटी मतलब भाई चुनाव प्रचार समिति, जो चेहरा सबसे ज़्यादा प्रदेश में मतलब स्वीकार्य हो, लोग देखना चाहते हैं, उसको बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी बहुत जल्दबाजी का बात होगी। हरीश रावत जी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हमको चिंता है अपने प्रदेश की। उत्तराखंड को अगर सही मायने में उत्तराखंड की दशा और दिशा अगर कोई सुधार सकता है तो केवल हरीश रावत जी। तो इसीलिए हम सबकी मांग थी कि हरीश रावत जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर देहरादून से नियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल करेंगे पदभार ग्रहण। इस वक्त की बड़ी खबर, 27 जुलाई को कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचकर करेंगे पदभार ग्रहण। 27 जुलाई सुबह 10:30 पर गणेश गोदियाल पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से शहीद स्थल होते हुए पहुंचेंगे गणेश गोदियाल। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। 27 जुलाई को दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर करेंगे पदभार ग्रहण। वहीं देहरादून में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2022 तक 50,000 मकानों का काम पूरा किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ज्यादातर गांव सरकार ने कवर किए। जब डेवलपमेंट को अगर आगे बढ़ाना है, विकास को आगे बढ़ाना है, अधोसंरचना के काम को आगे करना है, तो हमको कई बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए कई स्टेटों के अंदर तो बहुत विकट परिस्थिति भी है, परंतु मैं कह सकता हूं कि आज उत्तराखंड के अंदर जो मैंने अनुभव किया है, मैं उस अनुभव के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। और मैं देखा है कि इसलिए मैंने मॉडल का उल्लेख किया है कि हम उत्तराखंड को एक मॉडल बना सकते हैं। भले ही हरिद्वार में कांवड़ मेला रद्द कर दिया गया हो, मगर हरिद्वार में अभी भी कांवड़ियों के आने की आशंका बनी हुई है। और यही वजह है कि आज से हरिद्वार पहुंचने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। महाशिवरात्रि तक किसी भी कांवड़िए को हरिद्वार में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जबकि सैलानियों को इसमें छूट दी गई है। सैलानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर एंट्री ले सकते हैं। पुलिस ने धर्मनगरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इस बार सावन में कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई गई। कांवड़ मेला इस वर्ष स्थगित किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, तो वहाँ से कांवड़ लेने आने वाले किसी भी आदमी को बॉर्डर से अंदर आना अलाउड नहीं है। वही स्थिति ट्रेन की है, बसों की है, सबको। तो कांवड़ के अलावा जो बाकी यात्रा है, बाकी जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आता है मसूरी का, नैनीताल का, ऋषिकेश का, टिहरी का, उसे नहीं रोकेंगे। उसके ऊपर जो पुरानी शर्तें हैं, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करा के वो लोग आ सकते हैं। कांवड़ वालों के लिए हमने सभी बॉर्डर्स पर फोर्स लगा दी है। और फिर भी कोई जिद करेगा, आता है किसी चोर रास्ते से, तो फिर उस पर कार्रवाई करें। वहीं कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद अब रुड़की से लगते नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। एसएसपी खुद बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। एसएसपी का कहना है कि कांवड़ियों से हरिद्वार न आने की अपील की गई है। हमारा फोर्स तो लगातार जो है बॉर्डर में तैनात है, और जो भी वाहन जो नियम का पालन ना करते हुए आते हैं उनको हम वापस भी कर रहे हैं। आज कुछ फोर्स हमें बाहर से भी मिला है, अभी उसका रवाना ही हो रहा है। आज शाम तक जो है उस फोर्स का तैनाती जो है हम बॉर्डर पर कर देंगे, ताकि जो है कल से जैसा कांवड़ मेला शुरू होगा हमारा बॉर्डर और मजबूत। तो उत्तराखंड में एक तो वैसे ही रोजगार की कमी है, और इन सब के बीच निजी कॉलेज अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे छात्रों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। निजी कॉलेजों की मनमानी देखिए, उन्होंने 700 छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा, फीस के लालच में शिक्षा के मंदिरों में धांधली, 700 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है।
महज फीस के लालच में 700 से ज्यादा छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। पहले फर्जी तरीके से परीक्षा फॉर्म भरवाए गए, फिर एग्जाम भी करा दिया गया। उत्तराखंड में निजी कॉलेजों की मनमानी इस हद तक हावी है कि 700 छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। हरिद्वार और देहरादून के 14 ऐसे निजी कॉलेज हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से 700 छात्रों को एडमिशन दे दिए और फर्जी तरीके से ही इन सभी 700 छात्रों की परीक्षाएं भी करा दी। लेकिन जब ये मामला श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पास गया तो इन्होंने सभी छात्रों की परीक्षाएँ रद्द कर दी और इनके परीक्षा परिणाम भी रोक दिए। अब ये छात्र परेशान हैं कि इनका भविष्य आगे कैसा होगा। ये मामला श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़े 14 निजी कॉलेजेस का है। मोटी कमाई के लालच के चक्कर में 700 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। महज फीस के लालच में तय सीटों से ज्यादा एडमिशन लिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब यूनिवर्सिटी ने छात्रों का रिजल्ट रोक दिया। जब विश्वविद्यालय ने उन कॉपियों का मूल्यांकन कराया तो पता चला कि ये स्वीकृत सीटों से ज़्यादा विद्यार्थी कैसे आ गए, कैसे परीक्षाएं दी थी। तो फिर विश्वविद्यालय ने इसको संज्ञान में लेकर उन छात्रों की परीक्षा परिणाम को रोक दिया और जो वो 14 निजी महाविद्यालय थे जिन्होंने अपनी मर्जी से स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ज़्यादा सीटों पे प्रवेश दिए और विश्वविद्यालय को नहीं बताया, उनको हमने शो कॉज नोटिस जारी किए। आखिरकार छात्रों की क्या गलती थी? उन्होंने कॉलेज को पढ़ाई के लिए पूरी फीस दी, पूरे साल मेहनत कर परीक्षा दी। अब जब रिजल्ट की बारी आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला गंभीर है, इसलिए सरकार इसकी जांच करा रही है। जिन भी कॉलेजों ने ऐसा किया है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज हैं, मैंने कहा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और चूंकि बच्चों का कोई दोष है नहीं उसमें, बच्चों ने पेपर भी दे दिए हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ भी कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए मैंने आज आदेश किए हैं। और जल्दी जो है इसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गलती है। इस फर्जीवाड़े में 12 कॉलेज रुड़की और हरिद्वार के हैं, जबकि 2 कॉलेज देहरादून के हैं। इन सभी 14 कॉलेजेस को नोटिस भी जारी किया गया है। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जिनके साथ इन निजी कॉलेजेस ने इतना बड़ा धोखा किया है। सभी 14 विद्यालयों को ये कहा गया है कि यदि किसी भी तरह की उसमें चूक पाई जाती है तो इनकी संबंधता विश्वविद्यालय से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, क्योंकि 700 छात्रों का भविष्य अब दांव पर लग गया है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों पहाड़ ऐसे दरक रहे हैं कि राहगीरों का सफर करना मुश्किल हो गया है। कहीं चलती गाड़ियों के ऊपर मलबा गिर रहा है तो कहीं हाईवे धंस गए। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिस वजह से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवे सिरोपगढ़ के पास बार बार बाधित हो रहा है, जिससे राहगीरों की जान पर बनाई है। राहगीरों की मुश्किल का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाइए। लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद है और वाहनों की लंबी कतार लगी है। हाईवे पर फंसने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो इन दिनों उत्तराखंड घूमने आए हैं। खराब मौसम और पहाड़ों के दरकने से सैलानियों की मौज मस्ती में भी खलल पड़ गई। उधर बारिश यमुना घाटी में भी मुसीबत बन गई। बारिश की वजह से पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा हाईवे पर आ गिरते हैं, जिससे रोड बाधित है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 खरादी के पास 2 जगह बाधित है, जबकि पालीगाड़ में वे सड़क सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। मजबूरी में राहगीर इसी खतरनाक रास्ते से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वहीं विकास नगर में चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर भी मलबा आ गिरा है, जिस वजह से यहां वाहनों की आवाजाही घंटों तक बाधित रही। बारिश के कारण हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आ गिरे। इस रोड को जौनसार बाबर की लाइफ लाइन कहा जाता है, इसलिए कुछ ही देर में वहां वाहनों की भीड़ लग गई। कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के बाद इन दिनों उत्तराखंड में काफी संख्या में सैलानी जा रहे हैं। यही वजह है कि जिस भी हाईवे पर लैंडस्लाइड होता है वहां कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम सिंह के साथ बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट।
और आइए अब एक नजर उत्तराखंड कोरोना अपडेट पर। तो बड़ी खबर, आज कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं। आज 28 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। तो एक्टिव केस 611, कुल मौतें 7359। तो ये है उत्तराखंड में कोरोना का आज का अपडेट। आज भी रुके नहीं कोरोना के केस, 35 नए मामले सामने आए। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हल्द्वानी में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम चौकन्ने हैं। भारी बरसात के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। गौला नदी का जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि वो अगले कुछ दिन नदी किनारे से दूर रहें। उधर प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग बेवजह ही गौला नदी के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं। गौला बैराज के आसपास पुलिस और गोताखोरों की एक टीम भी लगाई गई। उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल यूकेडी भी 2022 चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। देहरादून में यूकेडी का महाधिवेशन चल रहा है, जहां केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी को लेकर मंथन हो रहा है। यूकेडी नेताओं का कहना है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही दलों ने प्रदेश को छला है। यूकेडी मांग कर रही है कि प्रदेश में जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए भू कानून लागू करना जरूरी है। उत्तराखंड में कोई भी सशक्त भू कानून नहीं है। इन 20 वर्षों में लगातार पूरे उत्तराखंड की ज़मीनें बिक चुकी हैं। जो बेशकीमती ज़मीनें हैं, जो बेहतर हमारे पर्यटक स्थल बन सकते थे, ऐसी जगहों पर पूरे बाहरी लोगों का, काले धन वालों का, माफियाओं का कब्जा हो चुका है। एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी मांग है। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने जिले की सड़कों की स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि बरसात के सीजन में सड़कें बंद होने पर जल्द से जल्द खोला जाए। इसके साथ पर्यटन मंत्री ने चौबट्टा खाल के एकेश्वर ब्लॉक में भवनों का शिलान्यास भी किया। तो वहीं उन्होंने चेक डैम पोखरी का भी लोकार्पण किया। हल्द्वानी में भी सफाई कर्मियों की हड़ताल है। धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को दूसरी यूनियन के सफाई नायक का समर्थन मिल गया है, मगर इस दौरान महिला सफाई कर्मियों ने सफाई नायक की पिटाई कर दी। मारपीट का एक वीडियो सामने आया है और इसके बाद कर्मचारी एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे। एसपी सिटी के मुताबिक 7 पार्षदों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मारपीट के मामले की भी जांच की जा रही है। वहीं आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इस बार 10वीं और 12वीं में किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया। 9th और 11th के मार्क्स के बेसिस पर 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अंक दिए गए हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों में भी काफी खुशी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि अगर एग्जाम होते तो उनके मार्क्स और भी बेहतर होते।